हेलो दोस्तों, मैं ओम झाझड़िया। आज की क्लास में आपको स्कूल लेक्चरर संस्कृत डिपार्टमेंट 2022 के पेपर को सॉल्व करवाने जा रहा हूं। इसकी एग्ज़ाम डेट 15 नवंबर 2022 थी और इस पेपर में आपसे किस प्रकार के कौन कौन से पार्ट में से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए, इस पर अपन चर्चा करेंगे। उसके साथ ही इन प्रश्नों को किस प्रकार से आसानी से सरल किया जा सकता था, उन पर भी हम एक एक क्वेश्चन करके देखेंगे। बात करें अपन इस पेपर की, तो इस पेपर में आपसे कुल 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इन 10 क्वेश्चंस में से आपके मेंसुरेशन में से आपको 3 क्वेश्चन, स्टैटिक्स में से आपसे 2 क्वेश्चन, सेकेंडरी लेवल की जो मैथमेटिक्स है उसमें से आपसे 3 क्वेश्चन और रीजनिंग में यहाँ से आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। इस प्रकार आपसे यहाँ से इस पेपर में कुल 10 क्वेश्चंस पूछे गए। जनरली आपने देखा होगा, जो भी स्कूल लेक्चरर के एग्जाम्स होते हैं, चाहे संस्कृत डिपार्टमेंट के हों चाहे नॉर्मल हों, सभी में लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस आपके मैथमेटिक्स में से पूछे जाते हैं और 10 से 12 क्वेश्चंस का वेटेज है वो बहुत ज़्यादा रहता है। इन 10 से 12 क्वेश्चंस को आपको तैयार करने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। आपको मैं बताना चाहूँगा, मैथ्स विद ओम झाझड़िया के नाम से अपना गूगल प्ले स्टोर पर ऐप है। गूगल प्ले स्टोर पर ऐप है, इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऐप पर आपको फर्स्ट ग्रेड मतलब स्कूल लेक्चरर का फर्स्ट पेपर का मैथमेटिक्स और रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस, उसके अलावा आपको रीट प्री और मेंस के, इसके अलावा आपको अर्थमेटिक का सिलेबस है। काफ़ी अलग अलग एग्जाम से संबंधित कोर्सेज आपके डाले हुए हैं। आप जो भी अच्छा लगे अगर आपको, तो वो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। साथ ही मैथ विद ओम झाझड़िया इसी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम चैनल पर मैं प्रतिदिन सुबह एक क्वेश्चन आपके लिए डालता हूं और दूसरे दिन उसका सॉल्यूशन भी उपलब्ध करवाता हूं आपको। तो आप प्रैक्टिस करें, उससे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको रोज देखने को मिलेंगे। आप उनको करने का प्रयास करें। अपना सॉल्यूशन है वो आप यूट्यूब कम्युनिटी बॉक्स में भी डाल सकते हैं या आप वहां से टेलीग्राम चैनल पर भी अपना आंसर दे सकते हैं और दूसरे दिन आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने जो तरीका काम में लिया क्या उसी तरीके से मैंने सोल्व किया है, या आपका तरीका तरीका सही है या मेरे वाला तरीका सही है। ये आप कंपैरिजन भी वहां से आप कर सकते हैं। बात अपन आगे करते हैं। इस पेपर की अपन बात कर रहे थे, पेपर को अपन सोल्व करते हैं। वन बाई वन करके एक एक क्वेश्चन को अपन देखते हैं और उनको सोल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं तो इस पेपर में क्रम से अपन देखें तो पहले 2 रीजनिंग के क्वेश्चंस आ रखे हैं। पहले उन्हीं क्वेश्चंस को अपन सॉल्व कर लेते हैं। रीजनिंग में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, रीजनिंग मेंटल एबिलिटी जो है, मानसिक योग्यता जो है, उसमें 2-3 टॉपिक हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण बनते हैं। एक कोडिंग डिकोडिंग, एक ब्लड रिलेशन और एक सीरीज। ये 3 टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं। ज्यादातर संभावना ये होती है कि इन तीनों टॉपिक्स में से क्वेश्चन उठाते हैं। जैसे इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपका उठाया है किससे, कोडिंग डिकोडिंग से। क्वेश्चन नंबर, मेरे पास जो पेपर है उसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो रीजनिंग का है। क्या है, किसी निश्चित कूट भाषा में डी ई ए एफ को क्या लिखा जाता है, 3, 5, 8, 7 लिखा जाता है। उसी भाषा में फाइल को क्या लिखा जाता है, 7, 4, 6, 5 लिखा जाता है। तो उसी भाषा में आइडियल को, IDEAL, आइडियल को क्या लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। अपन बात करें, जब आपको दो दो शब्दों की, दो अक्षरों की कोडिंग दे रखी हो, जैसे डीफ को ये लिखा जाता है, फाइल को ये लिखा जाता है, तो उस स्थिति में आप ये देखो कि कहीं फिक्स कोडिंग तो नहीं है। फिक्स कोडिंग किस प्रकार से, जैसे यहां पर इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या अक्षर। देखिए यहां पर अल्फाबेट अगर देखें तो एफ यहां भी है, एफ यहां भी है। यहां पर एफ के लिए 7 आया है, यहां भी एफ के लिए 7 आया है। इसका मतलब ये फिक्स कोडिंग है। एक पर्टिकुलर अल्फाबेट को एक पर्टिकुलर नंबर दिया गया है। मतलब डी के लिए 3 है, ई के लिए 5 है, ई के लिए यहां 5 है तो ई के लिए यहां भी क्या है, 5 है। इसी प्रकार ई के लिए यहां भी क्या होगा, 5 होगा। आप इस प्रकार फिक्स कोडिंग को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। यहाँ आई जो है उसके लिए यहां पर आप देखोगे तो कितना होगा, 4। उसके बाद डी के लिए यहां पर है कितना, 3। ई का अपन ने कर लिया। ए के लिए यहां पर कितना है, 8। और एल के लिए आप देखोगे तो यहां पर कितना है, 6। इस प्रकार आप इन अक्षरों की कोडिंग देखकर कर सकते हो। 43586 जो है
वो इसका कोड हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगले पेज पर देखें क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपको रीजनिंग में किससे, सीरीज से संबंधित ही दिया गया है। देखिए ये भी क्वेश्चन सीरीज का ही है, रीजनिंग का है, सीरीज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है 11 सही 1/9। नेक्स्ट स्टेप है 12 सही 1/2। अगला पद है 14 सही 2/7। 16 सही 2/3। और नेक्स्ट क्या होगा वो आपसे पूछा गया, अगला पद आपसे पूछा गया है। ये एक श्रेणी आपको दे रखी है। इस श्रेणी में आप देखो तो भिन्न के रूप में आपको दे रखे हैं पद, पद जो दे रखे हैं भिन्न के रूप में दे रखे हैं। सीधापन देखें तो कोई अंतर यहां पर समझ में नहीं आ रहा है, आप इनको थोड़ा सा चेंज कर लें। अनुचित भिन्न के रूप में, मिश्र भिन्न में है ये, अनुचित भिन्न में आप इनको बदल दें। कैसे बदलेंगे, 11 और 99, 99 प्लस 1 कितना हो जाएगा 100/9। यहां पर देखोगे तो 12 दूनी 24, 1 25/में कितना होगा 2। यहां देखो 14 शांति 98 और 2 100/में कितना है 7। यहाँ 16 थी 48 और 2 50/में कितना है 3। इसके बाद नेक्स्ट पद आपको ज्ञात करना है। अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो क्या यहाँ पर आपको लग रहा है कि यहाँ डबल सीरीज बन रही है। डबल सीरीज किस प्रकार से, ये 100 यहाँ पर 100, तो यहाँ भी नेक्स्ट क्या आना चाहिए 100 आना चाहिए। डबल सीरीज इस प्रकार बन रही है, ये पद है इसके बाद ये पद आएगा अगला। ये अलग सीरीज है 25/2, 25 का दुगना 50, 2 को बढ़ा के 3 कर दिया, तो नेक्स्ट आगे इस प्रकार से बढ़ता जाएगा। जबकि इस दूसरी सीरीज में आप देखोगे 100 100 तो आगे 100, फिर 9 से 2 कम 7, 7 से 2 कम कितने 5, और 100 में 5 का भाग देंगे तो अगला जो पद आपको प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा 20, जो कि आपको पहले ही ऑप्शन में दे रखा है। इस प्रकार आपसे केवल ये 2 ही क्वेश्चन जो थे वो रीजनिंग के यहाँ पर इस पेपर में पूछे गए थे। आप देखेंगे कि दोनों के दोनों क्वेश्चन ही आसान है, कोई ज़्यादा टफ मुझे नहीं लगे, यहाँ पर नॉर्मल क्वेश्चंस हैं। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अगला जो क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है मेंसुरेशन से संबंधित। मेंसुरेशन में भी कह सकते हो आप, या इसको आप प्रतिशत में भी ले सकते हो। घन की भुजाओं में 100% की वृद्धि की जाती है तो घन के आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी वो आपको ज्ञात करना है। एक घन है और घन की भुजा है, जो भुजा घन की सभी भुजाएं आपस में समान होती हैं, बराबर होती हैं। तो एक भुजा बढ़ेगी तो सभी भुजा बढ़ेंगी, सभी भुजाओं को बढ़ाया गया है और कितना 100% बढ़ाया गया है, मतलब 100% का मतलब उसको दुगुना कर दिया गया है, तो उसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि आपको ज्ञात करनी है। देखिए मान लेते हैं अपन किसी घन की जो भुजा है, मान लेते हैं किसी घन की भुजा पहले कितनी थी 1 थी। अब मान लिया उस घन की भुजा में जब 100% की आप वृद्धि करोगे तो उसकी घन की भुजा कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। पहले अगर 5 होगी तो अभी 10 हो जाएगी, पहले 100 होगी तो अभी 200 हो जाएगी। जैसी आप घन की भुजा मानेंगे उसी के अनुसार उसमें वृद्धि होकर नई भुजा आपको प्राप्त होगी। मान लिया क्वेश्चन को आसानी से करने के लिए, जल्दी करने के लिए मान लेते हैं घन की भुजा जब 1 है 100% की वृद्धि कर देंगे तो घन की भुजा हो जाएगी 2। जब आपको घन की भुजाएं पता हैं तो क्या आप आयतन ज्ञात कर सकते हैं। देखिए आयतन, घन का आयतन भुजा की क्यूब, 1 का क्यूब 1, मतलब घन का आयतन यहां पर 1, यहां पर घन का आयतन भुजा की क्यूब 2 का क्यूब कितना 8। पहले घन का आयतन 1 था, अब घन का आयतन 8 हो गया, तो वृद्धि प्रतिशत वृद्धि पूछी आपसे, तो 1 से 8 हो गया तो वृद्धि कितनी हुई 7 की। 8 में से 1 माइनस करेंगे तो वृद्धि हुई 7 की। और वृद्धि और कमी जो होती है वो हमेशा मूल पर होती है, और मूल आयतन कितना है 1, प्रतिशत के लिए आप 100 से गुणा करेंगे, सरल करेंगे तो आयतन में वृद्धि कितनी होगी 700% की होगी। यही आपका आंसर होगा। ध्यान दें परसेंटेज में आपसे पूछा है तो आपका आंसर होगा 700, लेकिन अगर आपसे ये पूछा होता कि आयतन कितने गुना हो गया, गुना की अगर बात होती तो पहले 1 था अब 8 हो गया तो आंसर गुना के रूप में कितना आता 8 गुना होता, लेकिन परसेंटेज में पूछा है तो आपका आंसर कितना होगा 700% होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है सेकेंडरी लेवल की मैथमेटिक्स में से है, तुलना करके आपको ए और बी के मान ज्ञात करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। अगर आपको वीडियो पसंद आए
तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। टेलीग्राम चैनल अपना जो है उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें। मैथ्स विद ओम झाझड़िया के नाम से ये अपना टेलीग्राम चैनल भी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ए और बी दो परिमेय संख्याएं इस प्रकार हैं कि 3 प्लस अंडरूट 5 बट्टे में 3 माइनस अंडरूट 5 बराबर आपको दे रखा है, मैं थोड़ा सा स्पेस छोड़ रहा हूं यहां पर, ए प्लस बी अंडरूट 5। तो ए और बी के मान आपको यहां पर ज्ञात करने हैं। ये दोनों आपको बराबर बता रखे हैं और ए और बी के मान आपको यहां पर ज्ञात करने हैं। एक ही समीकरण आपको पता है, एक ही समीकरण से ए और बी के मान आप किस प्रकार ज्ञात कर पाएंगे उसको अपन देखते हैं। अभी देखिए, आप यहां पर क्या करें, इधर वाले पद को भी इसके रूप में लिखें, मतलब एक अंडरूट 5 का पद हो अलग और एक बिना अंडरूट वाला पद हो, इसके रूप में इस वाले पद को भी आप लिखो। और जब इधर वाले पद को आप इस रूप में लिख लेंगे तो दोनों को आप तुलना करके ए और बी का, दोनों पदों की आप तुलना करके ए और बी का मान ज्ञात कर पाएंगे। देखिए, यहां से पहले अपन इसको इस रूप में कैसे बदलें, यहां जब नीचे से अंडरूट हटेगा तभी ये उस रूप में बदलेगा। और नीचे से अंडरूट हटाने का तरीका होता है परिमेयकरण। परिमेयकरण करेंगे अपन। परिमेयकरण कैसे करते हैं, विपरीत निशान, इसका जो विपरीत निशान है उससे ऊपर नीचे आप गुणा करेंगे। 3 माइनस अंडरूट 5 है तो 3 प्लस अंडरूट 5 से ऊपर और 3 प्लस अंडरूट 5 से नीचे आप गुणा करेंगे। समान संख्या से ऊपर और नीचे गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 3 प्लस 5 का क्या हो गया, 3 प्लस अंडरूट 5 का क्या होगा स्क्वायर ऊपर तो, और नीचे ए माइनस बी, ए प्लस बी जब दोनों गुणा होंगे तो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस अंडरूट 5 का स्क्वायर 5 बराबर में पहले से क्या है ए प्लस बी अंडरूट 5। और अपन इसको सरल करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 3 का स्क्वायर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो 6 अंडरूट 5 आपको प्राप्त होगा। बटे में कितना होगा 4 बराबर ए प्लस बी अंडरूट 5। थोड़ा सा और सरल करते हैं, 9 और 5 14, 14 बराबर क्या होगा 14 बटे में 4 अलग कर देता हूं मैं इसको, और इधर प्लस में 6 बटे में 4 अंडरूट 5। 4 का भाग इसमें अलग दे दिया, 4 का भाग इसमें अलग दे दिया, दोनों पदों को अलग अलग कर दिया, बराबर ए प्लस बी अंडरूट 5। अब ये थोड़ा सरल हो जाएगा, 2 का भाग चला जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 7 बटे में 2, प्लस यहाँ पर 2 से सरल करेंगे तो 3 बटे 2 अंडरूट 5 बराबर ए प्लस बी अंडरूट 5। अब ये दोनों पद आपके सरल हो गए, इधर वाला पद पूरी तरह सरल हो गया। अब आप तुलना से ए और बी के मान बता सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, अंडरूट 5 के साथ जो गुणा है वो तो बी होगा, तो बी अंडरूट 5 के साथ तो गुणा कितना है 3/2, तो यहां पर बी का मान तो कितना होगा 3/2। और बिना अंडरूट का जो पद है वो ए है, ए यहां पर कितना होगा फिर 7/2, ए होगा 7/2। इस प्रकार ये दोनों के दोनों जो मान होंगे वो ए और बी के मान आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हमेशा ही तुलना करके आप ज्ञात कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं। आगे अपन बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका स्टैटिक्स से। स्टैटिक्स का क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से है। अगले दोनों के दोनों क्वेश्चन ही वो स्टैटिक्स के ही हैं, अच्छे क्वेश्चन है ये दोनों भी। क्वेश्चन नंबर 15, आपको एक सारणी दे रखी है, बारंबारता बंटन दे रखा है, उसमें छूटी हुई बारंबारताएं F1 और F2 आपको पूछी गई हैं। देखिए किस प्रकार से, मैं थोड़ा बंटन बना देता हूं जिससे आपको थोड़ा समझ में अच्छे से आ जाएगा। ये आपको बारंबारता बंटन दे रखा है, इसमें दुर्घटनाओं की संख्या, इसको x में सीधा लिख देता हूं, इसमें बारंबारता आपको दे रखी है f, और यहां पर आपको दे रखा है दुर्घटनाओं की संख्या 0 1 2 3 4 और 5। और यहां पर बारंबारताएं आपको दे रखी हैं, 0 की बारंबारता है 46, 1 की बारंबारता है F1, 2 की F2, 3 की है 25, 10 और 5। ये बारंबारताएं आपको दे रखी हैं। और आपको दिया गया निम्न बारंबारता बंटन में छूटी हुई बारंबारताएं F1 और F2 जो हैं, छूटी हुई बारंबारताएं हैं,
वो क्या है वो आपको ज्ञात करनी है। यदि ज्ञात हो कि बंटन का माध्य 1.46 है, आपको ये बता रखा है पहले से कि इस बंटन का जो माध्य है वो 1.46 है, वो आपको पहले से पता है। अब यहां से अपन इसको सरल करेंगे, माध्य ज्ञात करेंगे इस बारंबारता बंटन से, और माध्य आपको पहले से दे रखा है उसके इक्वल करेंगे, इक्वल करते ही आपको बारंबारताएं पता चल जाएंगी। ध्यान दें आप यहाँ पर दो बारंबारताएं छूटी हुई हैं, F1 और F2, दो बारंबारताएं छूटी हुई हैं, तो आपको F1 और F2 में दो समीकरणों की जरूरत होगी। दो समीकरण होंगी तभी आप दो चरों के मान ज्ञात कर पाएंगे। एक बात आपको यहाँ पर और भी दे रखी है कि योग, इन बारंबारताओं का जो योग है मैं नीचे कर देता हूं, इन बारंबारताओं का योग कितना दे रखा है, 200 दे रखा है। तो एक तो समीकरण आपको यहां से प्राप्त हो जाएगी कि सभी बारंबारताओं का योग बराबर कितना होगा, 200। सभी बारंबारताओं को जोड़ें अपन अगर, तो कितना होगा, 46, 25, 10 और 5, 15, 40 और 86, 86 प्लस F1 प्लस F2 बराबर 200 के होगा। सभी बारंबारताओं को जोड़ दिया मैंने, 15, 40, 86, 86 प्लस F1 प्लस F2 बराबर कितना होगा, 200। यहां से सरल करोगे तो F1 प्लस F2 बराबर 200 में से 86 चले जाएंगे तो बचेंगे कितने, 114। F1 और F2 में एक तो ये समीकरण हो गई आपकी, इसको एक बार रख देते हैं अपन। दूसरा दूसरा यहां से माध्य निकालते हैं अपन, क्योंकि माध्य आपको पहले से पता है। तो माध्य निकालने का जो बेसिक तरीका होता है वो क्या होता है, अपन यहां पर Fi xi निकालेंगे, Fi और xi को गुणा कर देंगे तो Fi xi आ जाएगा। जीरो को 46 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, एक को F1 से करेंगे तो F1 हो जाएगा, दो को F2 से तो दो F2 हो जाएंगे। ये कितने हो जाएंगे, 75, ये 40 और ये कितने हो गए, 25। ये F1 और F2 हो गए। अब इनका टोटल कर देते हैं, अब हम समेशन Fi xi यहां से निकालते हैं, क्योंकि माध्य निकालने के लिए अपने को इसकी जरूरत पड़ेगी। सरल अपन करते हैं, सरल करेंगे 25 और ये हो गए 100, 40, 140, 140 आगे F1 और F2 बचे, 140 प्लस F1 प्लस 2F2, ये इन सभी Fi xi का क्या आ गया, योग आ गया। अब अपन निकालेंगे माध्य, क्योंकि माध्य आपको पहले से पता है। आपको पता है माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है समेशन Fi xi बट्टे में होता है समेशन Fi होता है। ये माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है। इसमें माध्य आपको पता है वो रख देंगे, Fi xi का योग आपको पता है वो रख देंगे, Fi का योग पता है वो भी रख देंगे, और ये सभी मान आप जैसे ही रखेंगे तो F1 और F2 में एक समीकरण तो पहले से है, एक समीकरण और आ जाएगी, और जब दो समीकरण हो जाएंगी तो दोनों से F1 और F2 के मान भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। आप यहां से F1 और F2 का योग 114 है, ये ऑप्शन में अगर देखें तो चारों के चार ऑप्शन में योग 114 ही दे रखा है। तो यहां से इसकी मदद से, केवल इसकी मदद से आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। अगर किसी एक ही ऑप्शन में योग 114 होता तब तो अपन उससे कर सकते थे, लेकिन अब यहां पर नहीं हो पाएगा। यहां पर सभी मान अपन रखते हैं, माध्य का मान है वो 1.46 बराबर, इसका मान 140 प्लस F1 प्लस 2F2 बटे में कितना है, Fi का मान कितना है, 200। सरल करें अपन इसको, तो यहां पर देखो F1 प्लस F2 का मान यहां रख दें सीधा, इस प्रकार F1 प्लस 2F2 है, 2F2 को मैं F2 प्लस F2 लिख सकता हूं, F2 प्लस F2 मतलब 2F2, और F1 प्लस F2 का मान कितना होगा, यहां से ऊपर से मैं सीधा रख देता हूं, कितना, 114। आप समीकरण बना भी सकते थे, फिर दोनों समीकरणों को भी सरल कर सकते थे, बात एक ही थी, सीधा भी कर सकते हो। 200 को इधर अपन मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो से पॉइंट हट जाएगा, और 200 कितना हो जाएगा, ये 292, और बराबर इधर यहां पर अपन देखें तो 140 तो पहले से है, F1 प्लस F2 का मान कितना है, 114 प्लस F2 और बचा। सरल करते हैं, यहां से F2 का मान आपको प्राप्त हो जाएगा, कितना हो जाएगा, देखिए 292 माइनस ये कितना हो जाएगा, 254 बराबर, ये 254 इधर आकर माइनस हो जाएगा, बराबर बचेगा कितना, F2। सरल अपन करेंगे तो कितना बचेगा, 42 में से 4 और चले जाएंगे तो 38। तो F2 का मान आपको कितना प्राप्त हुआ, यहां से 38 प्राप्त हुआ। F2 की वैल्यू जो है वो 38 कौन से ऑप्शन में है, आप देख सकते हो, F2 की वैल्यू जो है वो 38 केवल और केवल तीसरे ऑप्शन में है। इसका मतलब तीसरा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। F1 आप निकालना चाहो तो ये F2 की जो वैल्यू है ये यहां पर आप रख दो, F1 प्लस
F2 की वैल्यू कितनी 38 बराबर 114, F1 बराबर 114 माइनस 38 हो जाएगा, कितना प्राप्त हो जाएगा यहाँ से आपको 76 प्राप्त हो जाएगा, ये F1 की वैल्यू आ जाएगी। इस प्रकार जो छूटी हुई जो दो बारंबारताएं हैं वो दोनों की दोनों बारंबारताएं कितनी होंगी 76 और 38 प्राप्त होंगी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में दी गई। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, देखो करना तो पड़ेगा, थोड़ी कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, बिना कैलकुलेशन तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। बाकी ज्यादा इतनी आप समझो उतनी भी कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि मैं तो केवल इसको समझाने के उद्देश्य से थोड़ा सा लॉन्ग मेथड में करवा रहा हूँ, पूरा डिटेल से करवा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 जो आपको स्टैटिक्स से ही दिया हुआ है। आपसे पूछा निम्न सारणी से बहुलक है, बहुलक आपको ज्ञात करना है, और सारणी इस प्रकार आपको दे रखी है। एक तो वर्ग अंतराल दे रखा है, एक तो वर्ग अंतराल दे रखा है, और यहां पर आपको दे रखी है बारंबारता। दो चीजें दे रखी है, वर्ग अंतराल जो है वो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 दे रखा है। बारंबारताएं हैं 9, 45, 21 और 8, ये चार बारंबारताएं दे रखी हैं। बहुलक आपको ज्ञात करना है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं 16 के रूप में, 16.5, 16.25, 16.75, इस रूप में आपको बहुलक दे रखे हैं, ऑप्शंस दे रखे हैं। आपको बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए बहुलक वर्ग। और बहुलक वर्ग कौन सा होता है? जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक बारंबारता अपन देखें तो कौन सी है? 45। तो 45 के सामने का जो वर्ग है वो वर्ग कौन सा होगा? ये बहुलक वर्ग हो जाएगा। ये वर्ग कौन सा होगा? बहुलक वर्ग होगा। अब इस बहुलक वर्ग में से निम्न सीमा L जो होती है वो निम्न सीमा होती है, H इन दोनों का अंतर होता है, ये ऊपरी सीमा होती है। ये F1, F1 मतलब बारंबारता, F0 पहले वाले बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता F0, और बहुलक वर्ग से बाद वाले वर्ग की बारंबारता F2 होती है, जो कि आपको सूत्र में काम आएगी। बहुलक वर्ग की जो बारंबारता होती है वो F1, उससे पहले वाले की वर्ग की बारंबारता है वो F0, और उससे बाद वाले वर्ग की बारंबारता F2 होती है। बहुलक ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और मल्टीप्लाई क्या होगा? H अंतराल, H अंतराल है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। L होती है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, H अंतराल, बाकी F1 F0 के मान आपको मैंने बता ही दिए। सारे के सारे मान अपन इसमें रखेंगे और सॉल्व करेंगे। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है? 10 प्लस F1 की वैल्यू यहां पर कितनी है? 45 माइनस F0 की वैल्यू यहां पर 9 बट्टे में 2F1, F1 का दुगुना, F1 45 से 45 का दुगुना कितना हो जाएगा? 90 माइनस का F0 की वैल्यू कितनी है? 9 माइनस F2 की वैल्यू कितनी है? 21, और कोष्टक बंद करेंगे। H अंतराल, अंतराल अंतर कितना है? वर्ग अंतराल कितना है? 10 10 का है, तो 10 से गुणा करेंगे अपन इसको। अब इसको आप बहुत आसानी से सरल कर सकते हैं, कैलकुलेशन को ज्यादा है नहीं। 10 प्लस कैलकुलेट करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर? 36, और यहाँ पर देखेंगे तो 21 और 9 30 हो गए, 60 में 90 में से 30 जाएंगे तो बचेंगे 60, गुणा में कितने हैं? 10, 0 से 0, 6 से काटेंगे 6 बार, और 10 प्लस 6 कितने होंगे? 16। तो यहां से बहुलक जो है वो आपको कितना प्राप्त होगा? 16 प्राप्त हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आगे अपन बढ़ते हैं, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है मेंसुरेशन पर आधारित। एक शंक्वाकार तंबू है, उसके बारे में आपको बता रखा है, और कपड़ा, तंबू बनाने के लिए जो आवश्यक कपड़े की जो लंबाई है वो लंबाई है वो आपसे पूछी गई है। देखिए किस प्रकार से अपन करेंगे। एक शंक्वाकार तंबू के वक्र भाग को बनाने में, क्वेश्चन नंबर 20, शंक्वाकार तंबू इस प्रकार से होता है, आपको जानते हैं तंबू, और इसके वक्राकार भाग, वक्राकार भाग जो ऊपर वाला जो भाग है, ये भाग जो है इसको वक्राकार भाग कहते हैं। शंक्वाकार तंबू के वक्र भाग को बनाने के लिए 5 मीटर चौड़ाई वाला कितनी लंबाई का कपड़ा लगेगा?
कपड़ा जो यहाँ पर लगेगा वो कपड़ा है, उसकी चौड़ाई कितनी है 5 मीटर, 5 मीटर है, और आपको लंबाई उसकी ज्ञात करनी है। कपड़ा जो होता है वो आयत के रूप में होता है, उसकी निश्चित चौड़ाई होती है और उसकी निश्चित लंबाई होती है, और इसका प्रयोग करके इसके वक्रीय भाग को अपने को बनाना है। ठीक है, आगे इस तंबू के आधार की त्रिज्या 7 मीटर है, तंबू के आधार की त्रिज्या है वो 7 मीटर है, और इसकी ऊंचाई कितनी है वो 24 मीटर है, ऊंचाई है वो 24 मीटर है। आपको पूछा गया है कपड़े की लंबाई कितना है, कितनी लंबाई का कपड़ा जरूरत पड़ेगा, वो आपको ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर अपन इसको सरल करते हैं। सरल किस प्रकार से करेंगे, कपड़ा जो है वो इस तंबू को बनाने के लिए केवल वक्रीय भाग में काम में लिया जाएगा, तो अपन इसके वक्रीय भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, और वक्रीय भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो इस कपड़े के क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा, तभी तो वहां से अपने को कपड़े की लंबाई का पता चलेगा। यहां आप देखोगे तो ये शंकु जो है, इसमें ये जो त्रिभुज बना है ये कौन सा त्रिभुज होता है, ये त्रिभुज होता है कौन सा, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर का प्रयोग करके आप इसकी लंबाई, तिर्यक लंबाई ज्ञात कर सकते हो। 7 24 तो ये होती है कितनी 25। ये पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आप इसको ज्ञात कर सकते हो। तिर्यक लंबाई आ गई 25। अब यहां पर इस शंक्वाकार तंबू के वक्रीय भाग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर एल होता है, वक्रीय भाग का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। जबकि आयत का या आयताकार कपड़े का जो क्षेत्रफल होगा वो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा में चौड़ाई, और ये इस कपड़े से ये तंबू बना हुआ है तो दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर। बराबर करते यहां से आपको कपड़े की लंबाई पता चल जाएगी। यहां पर आप वैल्यू रखेंगे, पाई का मान आपको बता रखा होगा, इसमें कितना है 22/7। पाई की वैल्यू आपको बता रखी है 22/7। त्रिज्या कितनी है पहले से पता है कितनी, 7। एल तिर्यक लंबाई कितनी है 25, बराबर एल गुणा में 5। सरल करेंगे 7 से 7, 5 से काटेंगे 5 बार, 22 पंजो 110 बराबर एल। मतलब कपड़े की जो लेंथ होगी, जो लंबाई होगी वो कितनी होगी 110 मीटर होगी, जो कि आपको तीसरे ऑप्शन में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 22 सेकेंडरी लेवल की मैथमेटिक्स में से आपसे पूछा गया है। देखिए इस प्रकार से बहुपद से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 बहुपद, एक बहुपद आपको दे रखा है कि क्या है 2x² प्लस 5x प्लस के शून्यक अल्फा और बीटा है। इसके दो शून्यक जो हैं वो अल्फा और बीटा हैं, इस प्रकार हैं कि दोनों के दोनों शून्यक इस प्रकार हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बराबर आपको दे रखा कितना है 21/4। तो आपको के की वैल्यू ज्ञात करनी है। के जो यहां पर दे रखा है इसमें के, इस के की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। 4 ऑप्शंस आपको यहां पर दिए गए हैं। देखिए ये एक बहुपद है, द्विघात बहुपद है, x में 2 घात का बहुपद है, तो यहां पर इसके शून्यक भी 2 होंगे, और दोनों के दोनों शून्यक आपको पहले से दे रखे, एक शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक बीटा है। और इन दोनों शून्यकों में एक संबंध आपको यहां पर दे रखा है, इस समीकरण के रूप में एक संबंध दे रखा है, और आपको यहां से के की वैल्यू पूछी गई है। शून्यकों के बारे में अपन जानते हैं, शून्यकों का, बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्या होता है। बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो एक तो होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल होता है -b/a होता है, जहां a b c क्या होते हैं, गुणांक होते हैं। a x² का गुणांक, b x का गुणांक, और c अचर पद का गुणांक होता है, अचर पद होता है। यहां पर अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल बराबर -b/a बराबर क्या होगा, -b का मान, b का मान यहां पर कितना है 5, a का मान कितना है यहां पर 2, तो अल्फा प्लस बीटा का मान आएगा 5/2। और शून्यकों का जो गुणनफल है अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है c/a। c की वैल्यू यहां पर कितनी है k, और a की वैल्यू यहां पर कितनी है 2, तो k/2 हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू अपन यहां पर पुट करेंगे, उसके बाद यहां से k का मान आपको प्राप्त होगा। लेकिन यहां पर देखो अल्फा गुणा बीटा शून्यकों का गुणनफल का मान तो आप सीधा रख सकते हो, लेकिन यहां पर ये शून्यकों का योगफल नहीं है, ये शून्यकों के वर्गों का योग है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, जबकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान अपने पास नहीं है,
तो अपने को इसका रूप परिवर्तित करना पड़ेगा। और रूप परिवर्तित किस प्रकार करेंगे, अपन इसमें क्या करते हैं, एक अल्फा बीटा जोड़ देते हैं और एक अल्फा बीटा इसमें से अपन घटा देते हैं। दो अल्फा बीटा कर दिए, एक माइनस अल्फा बीटा कर दिया, दो अल्फा बीटा में से एक अल्फा बीटा जाएगा तो एक अल्फा बीटा बचेगा अपने पास। मतलब इसका थोड़ा सा अपन ने रूप परिवर्तित कर दिया। अब देखिए यहां से यहां तक ये पूर्ण वर्ग बन गया किसका, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन गया। आगे माइनस अल्फा बीटा है और बराबर 21/4 है। अब शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल है, उनके दोनों के मान आप सीधा रख सकते हो। शून्यकों का योगफल है माइनस का 5/2, उसका होगा क्या स्क्वायर, माइनस अल्फा बीटा शून्यकों का गुणनफल है k/2 बराबर कितना 21/4। सरल आप इसको कर सकते हो। 5 का स्क्वायर 25/4 माइनस इसमें आधार 4 है, इसमें 4 इसको 4 बना लेते हैं। 4 बनाने के लिए 2 से ऊपर नीचे मैंने गुणा कर दिया है, बराबर 21/4। आधार सबका बराबर है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 के उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, 21 इधर आकर माइनस का हो जाएगा। तो सरल आप करेंगे तो 21 बराबर 2 के बराबर कितना होगा 4, और सरल करेंगे तो के बराबर क्या प्राप्त होगा आपको, यहाँ से 2 प्राप्त हो जाएगा। मतलब के की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, 2 हो जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो सेकेंडरी लेवल की मैथमेटिक्स में से है, थोड़ा अलग प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। आप इसको थोड़ा सा समझें और अपन समझ के इसको सरल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, अल्फा तथा बीटा दो धनात्मक पूर्णांकों में अल्फा का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड 3 और बीटा का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड क्या है 5। अल्फा और बीटा जो हैं, अल्फा और बीटा हैं दो धनात्मक पूर्णांक हैं और अल्फा का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड, इसका अभाज्य न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड है वो 3 और बीटा का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड है वो कितना है 5 है। तो आपसे पूछा गया है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, वो आपको ज्ञात करना है। ऑप्शंस दे रखे 2, 3, 11 और 7, वो अपने को ज्ञात करने हैं। अब देखिए सरल किस प्रकार से करेंगे। क्वेश्चन में कुछ ज्यादा आपको बताया नहीं गया, आपको समझना पड़ेगा। आपको ऐसी कोई संख्याएं लेनी पड़ेंगी जिनसे आपको, जिसके अभाज्य गुणनखंड, न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड है वो 3 और 5 हों। अपने को ऐसी कोई 2 संख्याएं माननी पड़ेंगी। मान लेते हैं अपन, बहुत सारी संख्याएं आप कितनी भी मान सकते हैं, 2-4 संख्याओं को लेकर आप करेंगे, देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों के योग का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, वो आपको पता चल जाएगा। देखिए कैसे, अल्फा, अपन ने ऐसी कोई संख्या अल्फा मान लेते हैं। सबसे पहले अल्फा को मानेंगे जिसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो 3 हो। जैसे 3 का गुणज कोई भी मान लो आप, जैसे 3 5 15 या 3 7 21 या 3 जैसे 3 11 33 भी मान सकते हो आप। जैसे मैं संख्या यहाँ पर मान लेता हूँ 15 ही मान लेता हूँ। 15 की गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणा में 5 होंगे। 15 के गुणनखंड होंगे 3 गुणा में 5, न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड जो है वो 3 है। ये शर्त पूरी हो रही है यहाँ पर, मतलब ये संख्या अपन ने सही मानी है। इसी प्रकार न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड है वो 5 हो, ऐसी कोई संख्या बीटा आपको माननी है। जैसे आप 5 का गुणज 5 7 35 मान लेते हैं। आप 5 का गुणज 10 नहीं मान सकते, क्योंकि 10 के गुणनखंड 2 और 5 होंगे, उसमें तो न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड 2 आ जाएगा। तो 5 से बड़ी किसी अभाज्य संख्या से गुणा करो आप इसको। 5 से बड़ी अभाज्य संख्या 7 होती है, तो 5 7 35 अपन ने बीटा मान लिया। क्यों, क्योंकि इसकी गुणनखंड करोगे तो 5 गुणा 7 आएंगे, न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा 5 आएगा। तो आपने 2 संख्याएं ले ली 15 और 35, जिनके न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड 3 और 5 हैं। सभी शर्त यहां पर पूरी हो रही हैं। तो आपसे जो पूछा गया वो क्या है कि इन दोनों का योग अल्फा प्लस बीटा 15 प्लस 35, 15 प्लस 35 कितने होंगे 50। उसका आपको पूछा दोनों का योग का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड, इनका योग कर दिया, उसका न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड। अब 50 का न्यूनतम सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 2 3 11 7 में से कौन सा है आपको दिख रहा है, केवल और केवल 2 ही है और कोई इसका गुणनखंड है भी नहीं है। इसका मतलब आपका आंसर कितना होगा 2 होगा। आप ऐसे ही और ऑप्शन और कोई संख्या लेकर भी कर सकते हैं। कितनी भी संख्याएं आप लेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर हमेशा कितना आएगा 2 ही आएगा। आगे अपन बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 25, वो है मेंसुरेशन पर आधारित एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 25। एक बेलन जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 968 है। एक बेलन आपको बता रखा है जिसके आधार की त्रिज्या आपको बता रखी है कितनी, 7 सेंटीमीटर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो 968 है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेलन की ऊंचाई अपन मान लेते हैं कितनी, h। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो कितना होता है, 2πr+h होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr+h। जो भी वैल्यू आपको पता है वो सारी आप पुटअप कर देंगे तो आपको यहां से ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले से दे रखा है आपको कितना, 968 दे रखा है। 2 का मान कुछ भी नहीं दे रखा, मतलब आपको 22/7 रखना है। त्रिज्या कितनी है पहले से पता है, 7, और यहां पर भी r का मान 7+h आपको ज्ञात करना है। सरल करेंगे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 24 22 दूनी 44 हो जाएगा, इधर भाग में आ जाएगा। 968 में 2 गुणा 22 बराबर 7+h। यहाँ पर बचा कितना, 7+h बचा। 11 से काटेंगे 2 बार, 11 से काटेंगे 8 और बचा 8, 11 8 88। फिर आप 4 से काटेंगे, 2 दूनी 4 हो गया, 4 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना प्राप्त होगा, 22। 22 बराबर 7+h, 7 इधर आकर माइनस आ जाएगा तो h बराबर 22 माइनस का 7 मतलब कितना बचेगा, 15 सेंटीमीटर। ये इस बेलन की आपको ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो ये स्कूल लेक्चरर संस्कृत डिपार्टमेंट 2022 का पेपर था। पेपर को आपने देखा होगा, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं थे, क्वेश्चंस नॉर्मल हैं। मैं नहीं कह सकता, लेक्चरर के अकॉर्डिंग अपन देखें तो क्वेश्चंस का नॉर्मल लेवल था, ज़्यादा लेवल नहीं था। और इस लेवल पर क्वेश्चन आने भी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लेवल आसान होगा, ज़्यादा आसान क्वेश्चंस होंगे तो सभी उन क्वेश्चंस को कर देंगे। जबकि जो तैयारी अच्छी करके जाएंगे, अच्छी तैयारी वाले हैं, वो वहाँ पर सबके बराबर हो जाएंगे बिना तैयारी किए हुए बच्चों के। तो यहाँ से सीधी सी बात है, क्वेश्चन का पेपर का जो लेवल है वो हमेशा ही क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जिससे तैयारी करने वाले बच्चों को फ़ायदा मिले। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। अगली क्लास में अगले पेपर के साथ अपन मिलते हैं। ओके, थैंक यू।